Dear students, welcome once again to our YouTube channel Civil with Anil। तो दोस्तों आज हम कुछ एक्चुअली लोडेड कॉलम्स के ऊपर कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर को करने से पहले हमें जो किसी भी कॉलम के लिए जो आईएएस रिकमेंडेशंस हैं वो हमें जब तक ये पता नहीं होंगी जब तक हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो मेरी पुरानी पिछली वीडियो है एक्चुअली लोडेड कॉलम, तो जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे और उसके अंदर ये पता नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं कि क्या क्या आईएएस रिक्वायरमेंट है, आईएएस रिकमेंडेशंस हैं फॉर ए कॉलम, तो उसके बिना हम ये सवाल इस तरह के उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सभी प्रोविजंस उसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के लिए और जो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट जिसको हम टाइप बोलते हैं उसके लिए सारी रिकमेंडेशंस उसमें बताई गई है। तो उन्हीं को फॉलो करते हुए हम इस तरह के सवाल करते हैं। तो दोस्तों जो ये हमारे जो ये कॉलम्स के सवाल हैं उसके अंदर जैसे हम ये मान के चलते हैं कि जो कॉलम है हमारे वो एज ए शॉर्ट कॉलम उसको डिजाइन करते हैं और उसके अंदर जो एसेंट्रिसिटी होती है हम ये मान के चलते हैं कि जो लोड जो लगा हुआ है इसके अंदर दैट इज विद इन एसेंट्रिक लिमिट। जो उसकी जो भी एसेंट्रिक लिमिट है विद इन दैट एसेंट्रिक लिमिट लगा हुआ है, उसी को ही मानते हुए ये सवाल हमने इसके अंदर ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे उसको मानकर ही ये सवाल सॉल्व किए गए हैं। तो उसके हिसाब से ही आईएएस ने एक फॉर्मूला रिकमेंड किया है जिसके अंदर कि हम ये मानकर चलते हैं कि जो लोड है हमारा वो विद इन एसेंट्रिक लिमिट लगा हुआ है, क्योंकि जो लोड जो लगता है वैसे तो ये एक्सियल उसके एक्सिस पे लगना चाहिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल कंडीशंस के अंदर वो बिल्कुल एक्सिस पे लोड ना लगकर वो थोड़ी सी उसके अंदर जो एसेंट्रिसिटी आ जाती है तो उसके ऊपर भी अगर लोड लगा हो तो भी ये जो जो इसके अंदर जो उसमें जो फॉर्मूला दिया गया है वो उसके लिए वैलिड है। तो देखिए दोस्तों हमारा सबसे पहला इसके अंदर ये जैसे आपको दिखाया गया है कि ये एक प्रॉब्लम बताई गई है कि हमें लोड कैरिंग कैपेसिटी एक कॉलम की कैलकुलेट करनी है, डिटरमिन करनी है, जिसका साइज दिया गया 300 by 400 mm एंड रेनफोर्स विद 6 रॉड्स ऑफ 20 mm डायमीटर, 20 mm की 6 लॉन्गिट्यूडनल बार्स लगी हुई हैं और ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड 20 and Fe41 स्टील इसमें दिया गया है एंड अज्यूम दैट द कॉलम इज शॉर्ट। तो इसके अंदर ये सभी बातें बताई गई हैं और हम ये मानकर चलते हैं जो लोड लगा है दैट इज विद इन द एसेंट्रिक लिमिट, एक्सिस पे ही लोड लगा हुआ है। तो हमें सारी कंडीशंस को मानकर ही इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को डिटरमिन करना है। तो ये हमारा पहले टाइप का सवाल होता है इसके अंदर कि इस तरह का फर्स्ट टाइप हमारा सवाल का है। तो इसके अंदर हम सवाल बहुत सिंपल है, जैसे हमें सभी चीजें दी गई हैं कि इसके अंदर ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है और ग्रेड ऑफ स्टील दिया है। तो हमें इसके अंदर सबसे पहले हमने इसमें ये कैलकुलेट किया है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्टील। इसके अंदर जो स्टील का एरिया कितना है ये हमने इससे कैलकुलेट किया है। 6 बार दे रखी थी हमें, तो π/4 d स्क्वायर करके हमने 6 बार्स का एरिया कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज द एरिया ऑफ द स्टील। अब उसके अंदर अभी हम ये शुरू में ये चेक कर रहे हैं कि जो ये स्टील आपने जो डाला है दैट इज विद इन परमिसिबल लिमिट और नॉट, क्योंकि हमें हमारा जो आईएएस रिकमेंड करता है कि जो स्टील होना चाहिए इट शुड बी 0.8, इट शुड बी मोर देन 0.8% बट इट शुड बी लेस देन 6%। तो हमने इसके अंदर इसका क्रॉस सेक्शन से ये चेक किया कि भाई जो स्टील है हमारा उसका कितना परसेंट है वो, तो हमें देखते हैं कि इट इज 1.57%। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज विद इन द लिमिट, 0.8% से ज्यादा है तो इसका मतलब ये हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील इज ओके। अब हमारा इसके अंदर काम है निकालना दूसरा एरिया ऑफ कंक्रीट, कितना एरिया ऑफ कंक्रीट इसमें है। तो इसके अंदर जो कंक्रीट के अंदर जैसे हमारे पास सेक्शन पता है 300 into 400 का सेक्शन है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ग्रॉस एरिया, इसको ग्रॉस एरिया बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसके अंदर से हम एरिया ऑफ स्टील अगर घटा देंगे, ये हमारे पास स्टील का एरिया आ गया तो हमारे पास ये नेट एरिया बच गया, तो दिस इज द एरिया ऑफ द कंक्रीट। तो ये हमारा आईएएस रिकमेंड करता है ये फॉर्मूला PU अल्टीमेट लोड निकालने का फॉर्मूला है। इट इज नॉट ए वर्किंग लोड, दिस फॉर्मूला गिव्स अस द अल्टीमेट लोड व्हिच ए कॉलम कैन कैरी।
तो उसके अंदर ये फॉर्मूला है 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, ये हमारे पास फॉर्मूला है एंड दिस इज गिवन इन द कोड। ये कोड में दिया गया IAS रिकमेंडेशंस के हिसाब से IAS ने इस फॉर्मूले को रिकमेंड किया है। तो इसमें सभी चीजें हमें पता है, FCK हमें पता है, AC हमने कैलकुलेट किया, ग्रॉस एरिया में से एरिया ऑफ स्टील घटा दिया, हमारे पास ग्रॉस एरिया बच गया, हमारे पास एरिया ऑफ कंक्रीट बच गया इंटू 0.67 FY हमें पता है ग्रेड ऑफ स्टील, हमें पता है ये दे रखा है 415 और हमारे पास ASC एरिया ऑफ स्टील हमने कैलकुलेट कर दिया। तो ये सभी, इसको सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है लोड। तो दिस इज द अल्टीमेट लोड जो इस बीम के ऊपर लग सकता है, मतलब कॉलम पे इस पे लग सकता है, सॉरी ये कॉलम पे इतना ये लोड हमारा कॉलम कैरी कर सकता है। तो इसके अंदर अगर हम ये निकालना चाहिए सेफ लोड या वर्किंग लोड कितना रहेगा, तो इसको आपने एक फैक्टर से डिवाइड कर दिया 1.5 से, जो कि हम अगर वर्किंग लोड दे रखा हो तो 1.5 से मल्टीप्लाई करके अल्टीमेट लोड निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास अल्टीमेट लोड है तो हम इसमें वर्किंग लोड निकाल रहे हैं, तो हमने 1.5 से डिवाइड कर दिया। दिस इज द नॉर्मल वर्किंग लोड विच कैन बी अप्लाइड ऑन द कॉलम। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसको हमें, ये हमारी टाइप 1 है कि कोई भी कॉलम कितना लोड कैरी कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो इस तरीके से हम इस सिंपल फॉर्मूले की मदद से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, हमारी दूसरी टाइप। तो ये दूसरी टाइप है, इसके अंदर इसमें हमारे से पूछा गया डिटरमिन द स्टील रिक्वायर्ड टू कैरी ए लोड ऑफ 980 किलो न्यूटन। ये उस पे लोड लगा हुआ है कॉलम के ऊपर 980 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर हमें ये नहीं बताएगा कि जो लोड है ये हमारे पास वर्किंग लोड है या इट इज एन अल्टीमेट लोड। तो अगर अल्टीमेट लोड होगा तो इसके साथ लिखा होगा कि दिस इज अल्टीमेट लोड, अदरवाइज हम इसको मानेंगे कि दिस इज ए नॉर्मल वर्किंग लोड। तो इसको हमें अल्टीमेट लोड में कन्वर्ट करना होगा। ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉलम साइज दे रखा 300 mm to 400 mm, द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट एंड स्टील आर गिवन M20 एंड Fe415। ये सभी दे रखी है हमें चीजें। एज्यूम दैट द कॉलम इज शॉर्ट, तो कॉलम जो शॉर्ट है ये मान हमें पता दे रखा है शुरू से ही कि ये शॉर्ट कॉलम है, इतना लोड लगा है, वर्किंग लोड है, ये साइज है। तो हमें बताना है कि इसके ऊपर, इसके अंदर कितना हमें स्टील चाहिए, डिटरमिन द स्टील रिक्वायर्ड। तो स्टील रिक्वायर्ड के लिए ये सभी चीज हमें दे रखी है, FCK दे रखा है, FY दे रखा है, लोड दे रखा है, एरिया ऑफ स्टील निकालना है। तो इसके अंदर हमारे पास ये फॉर्मूला वही, एरिया ऑफ कंक्रीट निकालना, हमें कितना एरिया ऑफ कंक्रीट होगा। तो हमारे पास ग्रॉस एरिया हमें पता है, जो हमें साइज दे रखा है 300 into 400 का ये ग्रॉस एरिया माइनस ASC निकालना है हमें, एरिया ऑफ स्टील। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, अल्टीमेट लोड इज इक्वल टू 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, ये हमें पता है। तो इसके अंदर वही सभी चीजें हैं, ये हमारे पास लोड आ गया, ये हमें दे रखा है 0.4 इंटू में FCK हमें पता है 20 M20 कंक्रीट है, इंटू में ये एरिया ऑफ कंक्रीट। तो एरिया ऑफ कंक्रीट के अंदर हमने ये वर्क दिया, फार्मूला जो हमने कैलकुलेट किया था, एरिया ऑफ कंक्रीट इज दिस मच इज एरिया ऑफ कंक्रीट, क्योंकि इसमें ASC हमें अननोन ही निकालना है। प्लस में ये हमारे पास 0.67 FY इंटू ASC जनरली हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ ASC अननोन है, तो इस तरीके से हम ASC को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ ASC। इस फार्मूले से हमने ASC कैलकुलेट किया। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि जो ASC आपको आया है इसका कितना परसेंटेज बनता है। जो टोटल हमारे पास एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ये 1888.5 ये जो है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का कितना परसेंटेज है। तो हम देखते हैं इट इज कम्स आउट टू बी 1.57%। तो ये हमारे पास जो लिमिट है 0.8 और 0.6% के बीच में है, तो इट मीन इट इज ओके। वैसे हमें इसमें, क्योंकि ये तो हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, हमने डिजाइन तो किया नहीं है, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि इसके अंदर कितना एरिया ऑफ स्टील है, इसके लिए हमें कितना चाहिए। तो ये हमारे पास आया है, लेकिन ये हमने साथ साथ ये भी चेक कर दिया कि भाई ये जो विद इन लिमिट भी है या नहीं है। तो इट मीन इट इज ओके, विद इन परमिसिबल लिमिट है, 0.8 से ज्यादा है, 6% से कम है। तो अब हम इसके अंदर साथ साथ ये भी निकाल रहे हैं कि हमें जो इतना एरिया है इसके अंदर बार्स कितनी आएंगी।
तो हमने एक बार का एरिया कैलकुलेट किया 20 mm डाई बार, हमने मान लिया कि भाई हम इसके अंदर 20 mm डाई की बार यूज करेंगे, तो एक बार के एरिया से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 6.01 आ गई बार्स, मतलब हम कह सकते हैं 6 बार्स इसके अंदर हमें डालनी होंगी। 20 mm डाया की 6 बार डालेंगे इसके अंदर, तो ये हमारा कॉलम, ये हमारे पास 980 जो इसके ऊपर जो लोड दे रखा है ये कैलकुलेट ये ले सकता है। तो हमने इसके अंदर साथ आप देख सकते हैं कि हमने इसको वर्किंग लोड माना है, नॉर्मल वर्किंग लोड, तो इसलिए हमने इसके अंदर साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको 1.5 से भी मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये हमारे पास अल्टीमेट लोड बन गया। वर्किंग लोड मल्टीप्लाइड बाय 1.5 विल गिव यू द अल्टीमेट लोड, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे अल्टीमेट लोड का फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास दूसरी टाइप का सवाल था। अब इसके अंदर हमारे पास एक तीसरी टाइप का सवाल है, जिसके अंदर की हमें ये निकालना होता है, इसको डिजाइन करना, कॉलम को डिजाइन करना। तो हमें डिजाइन करना है एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर कॉलम, स्क्वायर एंड ए सर्कुलर कॉलम। हम स्क्वायर भी डिजाइन करेंगे और सर्कुलर कॉलम भी डिजाइन करेंगे फॉर ए वर्किंग लोड ऑफ 980 किलो न्यूटन। हमारे पास जो लोड लगा है वो 980 किलो न्यूटन का वर्किंग लोड लगा है, तो हमें इसके अंदर डिजाइन करना है। The grade of concrete is M20 and Fe415. Assume that the column is short. तो वही सभी चीजें हम शॉर्ट कॉलम को एज्यूम कर रहे हैं। ये लोड लगा हुआ है, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ये ग्रेड ऑफ स्टील है, ये हमें सब दे रखा है। तो हम इसके अंदर दो तरह के कॉलम्स को डिजाइन करेंगे, पहले स्क्वायर कॉलम डिजाइन करेंगे और फिर सर्कुलर कॉलम को डिजाइन करेंगे। तो पीछे जब तक आपने देखा था कि हमें कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था कि भाई ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, लेकिन अब इस केस के अंदर जो पिछला जो केस था उसमें हमने एरिया ऑफ स्टील निकाला था, उसमें हमें क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था, लेकिन इसके अंदर हमें क्रॉस सेक्शन भी डिजाइन करना है। भी इसके लिए हमें कितना क्रॉस सेक्शन चाहिए, कॉलम का क्या क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, तो वो भी हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि भाई जो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि भाई इसके अंदर हम कितना स्टील डालेंगे। तो वहां पर 1 से 2% स्टील इसके अंदर हम मानकर चलते हैं कि जो कॉलम के अंदर हम 1 से 2% स्टील हम डाल सकते हैं। तो हम 0.8 जैसे लिखा मिनिमम होता है 0.8% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हम 1% मानते हैं, 1% इसके अंदर स्टील हम मानकर इसको डिजाइन करेंगे। तो हमने माना कि 1% स्टील आपने डाला, तो एरिया स्टील हमारा 1% हो गया। जो क्रॉस एरिया है उसका जो एरिया स्टील है 1% है, तो इसका इट इज इक्वल टू 1/100 ऑफ एजी। ग्रॉस एरिया एजी है हमारे पास, और वी कैन से दैट 0.01 एजी। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ स्टील हो गया इट इज इक्वल टू 0.01 एजी, एजी का 0.01 क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो ग्रॉस एरिया है उसका 0.01 एजी है। ये हमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे ही रखा है, ये हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, हमें दे रखा है एफसी के, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखा है, एफ वाई दे रखा है, और ये हमें लोड दे रखा है। इसके लिए हमें डिजाइन करना है, हमारा वर्किंग लोड है। तो आपने एएससी मान लिया 0.01 एजी, ग्रॉस एरिया का 0.01%। तो हमारे पास एसी बच गया, एरिया ऑफ कंक्रीट बच गया, कितना बच गया एजी हमारे पास टोटल ग्रॉस एरिया है, इसके अंदर से आपने एएससी घटा दिया, एरिया ऑफ स्टील। तो हमारे पास कितना बच गया एरिया, ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट कितना बच गया 0.99 एजी। तो हमारे पास जो टोटल ग्रॉस एरिया है उसका 0.99 एजी तो हमारे पास कंक्रीट का एरिया है, 0.01 एरिया स्टील का है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास अल्टीमेट लोड का वही शुरू से हमने लिया 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसके अंदर वही हमने इसको पहले क्या किया, इसको अल्टीमेट लोड में कन्वर्ट किया, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारी चीजें हमारे पास है, सिर्फ एजी अननोन है इसके अंदर, ग्रॉस एरिया। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ग्रॉस एरिया को कैलकुलेट करते हैं कि इस लोड के लिए हमें कितना ग्रॉस एरिया चाहिए। तो हमारे पास ग्रॉस एरिया आ गया 137,383 mm स्क्वायर, क्योंकि सभी डायमेंशन mm में, तो हमारे पास ग्रॉस एरिया भी mm के अंदर आ गया। तो हमारा पहला डिजाइन करना, हमें इसमें डिजाइन करने जा रहे हैं स्क्वायर कॉलम। तो स्क्वायर कॉलम का मतलब है कि जो कॉलम ऐसा कॉलम जिसकी दोनों साइड्स बराबर होंगी, तो इसके अंदर जो ब्रेड्थ और डेप्थ है जो कॉलम सेक्शन की वो बराबर होंगी। तो हमने क्या किया, इस ग्रॉस एरिया को का अंडर रूट कर दिया।
अनरूट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया साइज 375 इंटू ये आया था 370.6, तो इसको हमने राउंड ऑफ करके 375 इंटू 375 mm इसको हमने कर दिया। तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया इसका, इस कॉलम का, कि इतने लोड के लिए हमें इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए। अब हमें पता है कि इसके अंदर जो एरिया ऑफ स्टील है इट इज 1% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमारे पास ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ग्रॉस एरिया, इसका 1% जो है हमारे पास वो एरिया ऑफ स्टील है। तो हमने इसके अंदर किया एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इक्वल टू दिस 1373.8 mm स्क्वायर। दिस इज ASC, एरिया ऑफ स्टील है, AG नहीं है ये, दिस इज नॉट AG, इट इज ASC, एरिया ऑफ स्टील। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे हम कोशिश करेंगे कि भाई 4 बार डलें कम से कम, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन या स्क्वायर सेक्शन में कम से कम 4 बार होती है और सर्कुलर सेक्शन में 6 बार होती है। तो इसके अंदर हमने एक बार का एरिया निकाला, जैसे मान लिया 22 mm बार डाया का बार लेते हैं, उसका एक एरिया का एरिया है 380, तो हम इसको 380 से भाग देते हैं तो हमारे पास लगभग 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको राउंड ऑफ करने के लिए हमने कहा इसके अंदर हम 4 बार डालेंगे, तो इस 4 बार जो हमारे पास हो जाएंगी, तो हमारे पास एक बार का जो एरिया है दैट इज 380, तो 4 बार का एरिया हो गया 1520। तो पहले हमने क्या किया, वैसे नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए हमने क्या किया, 1373.8 को भाग दे दिया 380 से, तो इट कम्स आउट अराउंड 3 पॉइंट समथिंग। तो 4 बार तो चाहिए हमें। तो फिर हमने यहाँ पर निकाला कि स्टील प्रोवाइडेड इज इतना, एक्चुअल में प्रोवाइडेड कितना है, 4 बार हमने डाली है, तो 380 to 4 हमारे पास आ गया 1520 mm स्क्वायर। तो अब हम ये चेक करते हैं जो 1520 mm स्क्वायर है वो क्रॉस एरिया का कितना बनता है। अब हमने इसके अंदर एक काम और भी किया है साथ साथ, कि जैसे मान लीजिए 375 इंटू 375 है, तो इसके अंदर जब हम इसके अंदर ये मिनिमम एसेंट्रिसिटी को भी चेक करते हैं, तो उसके हिसाब से 375 के हिसाब से जो एसेंट्रिसिटी की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसके सेक्शन को, साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया और फिर इसका साइज हमने कर दिया 400 इंटू 400। तो 4 इंटू 400 जो हमारा 400 इंटू 400 है, इससे हमारा जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी की जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो जाती है। वैसे अगर हम इसको ये ना भी करें तो भी चलेगा, अगर हम यहाँ पर एक्चुअल परसेंटेज ऑफ स्टील अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हम 375 इंटू 375 करके निकालेंगे तो ये जो परसेंटेज है ये ज्यादा ही आएगी, तो इट मींस इट विल बी सेफ। अदरवाइज यहाँ पर ये स्पेशल आपको मेंशन किया गया 400 इंटू 400, ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो 375 इंटू 375 है, ये जो साइज है ये इसकी मिनिमम एसेंट्रिसिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, इससे बाहर हो जाता है। तो इसीलिए ये फिर इसका साइज को बढ़ाकर 400 गुना 400 किया गया और उसके हिसाब से भी जो हमारा कॉलम है ये सेफ है। अदरवाइज यहाँ पर आप 375 इंटू 375 भी करेंगे तो ये परसेंटेज ज्यादा ही आएगी, इसके हिसाब से ये जो परसेंटेज ऑफ स्टील है ये ज्यादा ही आएगी एंड विच इज सेफ। तो इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। इसके अंदर हम जो ये ट्रांसवर्स स्टील जो होती है, टाई बार जिसको हम बोलते हैं, तो टाई बार भी इसके अंदर हमें डिजाइन करनी होती है। तो जो टाई बार इसके अंदर निकालनी होती है, सबसे पहले उसका हम डायमीटर निकालते हैं, जो टाई बार जो यूज करेंगे वो कितने डायमीटर की बार होगी। तो हमारे पास इसके लिए 2 कंडीशन होती है, एक तो होती है जो 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द मेन स्टील, जो मेन स्टील आपने इस्तेमाल किया था जो 22 mm की बात थी हमारी, उसका 1/4, तो 1/4 करेंगे तो 5.5 mm आ जाएगा, या 6 mm, मिनिमम 6 mm होता है जो उनमें से जो ज्यादा हो, 1/4 ऑफ द मेन बार या 6 mm विच एवर इज मोर। तो मान लीजिए जो डायमीटर हमारे पास अगर हमने ज्यादा बार इस्तेमाल की होती, मान लिया 32 mm का किया होता, तो 4 से भाग देते हैं तो 8 mm आ जाती है, तो फिर 8 mm लेते हैं। अब ये 5.5 या 6 mm है तो इसके अंदर से 6 mm ज्यादा है, तो इसलिए हम जो टाई बार है वो 6 mm की प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है उसकी स्पेसिंग की। तो स्पेसिंग के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, या तो इट शुड बी लेस देन 300 mm, या इट शुड बी लेस देन 16 टाइम्स ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट, जो आपने मेन रेनफोर्समेंट इस्तेमाल किया उसका 16 टाइम्स, या लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो इसके अंदर हमारी लीस्ट लेटरल डायमेंशन 400 है, जैसे मैंने आपको बताया, पीछे माना है। तो इसके अंदर से जो भी
मिनिमम होगा दैट विल बी टेकन एज ए स्पेसिंग ऑफ द ट्रांसवर्स स्टील और टाइज। तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास तीन पैरामीटर 300 mm, 352 mm एंड 400 mm। तो इनमें से मिनिमम 300 है, तो इसलिए हम 6 mm डाया की टाई बार एट ए स्पेसिंग ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करेंगे। 300 mm सेंटर टू सेंटर, 6 mm ties at a spacing of 300 mm center to center। So this was all about the design of a rectangular column। इसी को ही अब हम जो ये आपने डिजाइन किया है, इसी को ही एज अगर सर्कुलर कॉलम अगर डिजाइन करें तो उसके अंदर वो हमारे पास ग्रॉस एरिया तो आ ही गया था, हमने पिछले स्टेप में देखा था कि भाई हमारा ग्रॉस एरिया है, ग्रॉस एरिया तक तो वही रहेगा, आगे हमें उसकी शेप को बदलना है। जो हमारा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम था उसकी जगह पर अब हमें सर्कुलर कॉलम डालना है। तो जो एरिया है इसको हम इक्वेट कर देंगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर से, क्योंकि अब उसको हमें डायमीटर निकालना है। तो अब हमारे पास डायमीटर आ गया इसके अंदर, इससे हम कैलकुलेट करते हैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर एजी को इक्वेट करके, तो हमारे पास डायमीटर आ जाता है 418.2 mm। तो हमने इसको मान लिया 420 mm, 420 mm। जो 420 mm है ये जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी है उसकी कंडीशन को ये फुलफिल करता है। वैसे हमें इसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है मेंशन करने की, हमारे पास तो ये 420 mm हमारे पास आ गया। अब हम इसके अंदर हमारे पास जैसे ये एरिया था, एरिया ऑफ स्टील आपने निकाला था अभी पहले जो निकाला था वही उसका 1% 1373.8। तो अब इसके अंदर क्योंकि सर्कुलर कॉलम है तो इसके अंदर हम इसके अंदर कम से कम 6 बार हमें डालनी होती है। तो 6 बार डालने के लिए अब हमने क्या किया, एक 16 mm की बार इसके अंदर सेलेक्ट की, 16 mm की बार हम यूज करेंगे। तो जो 16 mm की बार है उसका एरिया था 201, तो इसको हमने 1373.8 को भाग दिया 201 से, तो हमारे पास आया कि भाई इसके अंदर 7 बार जाएंगे। आप देख सकते हैं इसको भाग देते हैं हम लगभग, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम कह सकते हैं 7 बार इसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे। 7 हमारे पास कहां से आया, 1373.8 को हमने 201 से भाग दे दिया। 201 201 इज द एरिया ऑफ 116 mm डाया बार। तो हमारे पास 7 बार आ गई। जो हमने एरिया प्रोवाइड किया हमने 7 से गुणा कर दिया, 1407 mm आ गया। तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि 1407 जो है ये कितना परसेंट बनता है, तो इट विल बी मोर देन 0.8%। तो इसका मतलब है कि जो हमने स्टील प्रोवाइड किया इट इज करेक्ट। अब हमारे पास इसके अंदर फिर वही ट्रांसवर्स स्टील या टाइज का डिजाइन करते हैं। तो 1/4 ऑफ द मेन स्टील हमारे पास, अब इसके अंदर सर्कुलर कॉलम में मेन स्टील हमारा 16 mm का है, तो 16/4 कर दिया तो 4 mm आ गया या 6 mm। तो इसलिए हम इसके अंदर जो ग्रेटर होगा वो लेंगे, तो 6 mm पे 6 mm की बार डाल देंगे। अब इसके बाद स्पेसिंग की बात आती है, तो इट शुड बी लेस देन 300 mm और लेस देन 16 टाइम्स ऑफ द मेन। अब हमारी मेन रेनफोर्समेंट 16 mm है, तो इट कम्स अप टू बी 256। और लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो हमारे पास लेटरल डायमेंशन कितना बढ़ जाएगी, इसके 420 mm। तो अब देखिए इन तीनों में से हमारे पास मिनिमम कौन सी है, मिनिमम हमारे पास 256 mm। इन तीनों में से 300, 256 एंड 420, इनमें से हमारे पास मिनिमम अब हो गया 256। तो अब हम इसके अंदर 6 mm टाइज जो प्रोवाइड करेंगे, इट विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ, इसको 256 को राउंड ऑफ करके हमने 250 कर दिया, तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 250 mm सेंटर टू सेंटर। तो इस तरीके से हमने एक ही कॉलम को 2 तरीके से डिजाइन किया, उसको एज ए सर्कुलर कॉलम भी डिजाइन किया और एज ए रेक्टेंगुलर कॉलम भी हमने डिजाइन किया है। अब इसी तरह से हम इसके अंदर एक और न्यूमेरिकल करेंगे। ये थोड़ा सा इसके और इसमें हमने कंडीशन डाली गई है, इसको हम ये भी चेक करेंगे वेदर वर कॉलम इज ए शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। और बस यही इसके अंदर एंड कंडीशंस दी हुई हैं, क्योंकि जो कॉलम जो होते हैं हमारे ये एंड कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। इसकी जो एंड कंडीशंस है वो क्या होती है, तो उसके हिसाब से ही उस कॉलम की जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो एंड कंडीशंस पर ही डिपेंड करती है। तो उसके हिसाब से हम कॉलम की जो इफेक्टिव लेंथ है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमें एंड कंडीशंस भी दी हुई है, तो इसका मतलब थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल है ये थोड़ा उसमें और 1-2 स्टेप्स और आगे इसके अंदर चलता है। तो इसके अंदर हम एक सर्कुलर कॉलम डिजाइन करने से पहले किया था विद टाइज टू कैरियर अल्टीमेट लोड। अब इसमें हमें अल्टीमेट लोड देगा सीधा ही, तो इसलिए इसको हमें 1.5 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वर्किंग लोड को मल्टीप्लाई करके अल्टीमेट लोड निकालते हैं। द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम इज 3 मीटर।
जो लेंथ है कॉलम की 3 मीटर है, अनसपोर्टेड लेंथ मतलब एक्चुअल लेंथ ये इतनी है। अब हमें इसकी साथ में ये चेक करना होता है वेदर जो हमारा कॉलम है ये इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी है। द एंड्स ऑफ द कॉलम आर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट अगेंस्ट रोटेशन। इट मीन जो ये हमारा कॉलम जो है ये दोनों एंड्स के ऊपर, ये हमारे पास कौन सा कॉलम बन गया, ये क्या नाम है जी, हिंज कॉलम है ये। दिस इज हिंज कॉलम, फिक्स कॉलम नहीं। अगर इसमें अगर फिक्स एंड होते तो उसमें लिखा होता था एंड्स ऑफ द कॉलम आर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। इसमें लिखा नॉट अगेंस्ट रोटेशन, मतलब इसमें रोटेशन में फ्री है तो इसका मतलब जो एंड्स है हमारे कॉलम में हमारे ये हमारे पास हिंज कॉलम हो गया, हिंज एंड है दोनों। द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट इज M20 एंड Fe415। ये हमें दे रखा है, ये सारी कंडीशन हमें दे रखी है इसके अंदर। तो इसके अंदर सिंपल हमें डिजाइन करना है बस इसको कॉलम को। तो इसको डिजाइन करने के लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है, हमारे पास सारी चीजें दे रखी हैं इसके अंदर। FC के दे रखा है, FY दे रखा है, ये लोड हमें दे रखा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लोड हमें दे रखा है, ये दे रखा है लोड हमें इसके अंदर 2500 किलोन्यूटन हमें लोड दिया हुआ है। तो उसी तरह से ही पहली कंडीशन वही है हमारे पास कि हम इसके अंदर वही 1% से 2% तक स्टील को एज्यूम करते हैं। 1% एज्यूम किया आपने, ग्रॉस एरिया हमारे पास आ गया, एरिया ऑफ स्टील आ गया 0.01 AG, ग्रॉस एरिया 0.101 AG हो गया। एरिया कंक्रीट वही आपने ग्रॉस एरिया में से एरिया ऑफ स्टील घटा दिया तो 0.99 AG बच गया, ये हमारे पास एरिया कंक्रीट हो गया। तो ये वही फार्मूला है हमारे पास, इस फार्मूले में हमने सभी चीजें पुट कर दी। अल्टीमेट लोड हमें दे ही रखा था FC के 0.99 AG प्लस 0.67 FY में 415 पता है, एरिया ऑफ स्टील पता है। तो हमने इस तरीके से इस सिंपल इक्वेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ अन्य जो अननोन है AG है, ग्रॉस एरिया, ये हमारे पास आ गया इसके अंदर, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। तो उसी तरह से हमने सर्कुलर कॉलम को डिजाइन किया तो π/4d स्क्वायर, ग्रॉस एरिया हमारे पास आ गया, ये डायमीटर आ गया 545.4, हमने इसको जूम कर लिया 550 mm। तो इसके अंदर 1% स्टील था, इसके अंदर जो हमारे पास जो AG आया था, ये हमारे पास एक एरिया AG आया था 233,645, तो इसका हमने 1% लिया 2336, ये हमारे पास इसका 1% हो गया। तो अब इसके अंदर हमने क्या किया, हमने निकाला, हमने इसके अंदर कि अभी 20 mm की बार देखते हैं कितनी आती है। 20 mm का एरिया का 314 है, हमने 2336 को 314 से भाग दे दिया तो ये अराउंड कितना आ जाता है। अब इसके तो कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड 7 के करीब आएगा। तो इसको राउंड ऑफ कर दिया हमने 8 बार की करीब कि हमारे पास हम इसके अंदर 8 बार प्रोवाइड करेंगे। तो 8 बार आपने निकाला तो 8 बार का एरिया हमारे पास हो गया, हमने 8 बार को गुणा किया 2512 आ गया हमारे पास 8 बार का एरिया। राउंड ऑफ करने के बाद हमने जब देखा कि इसके अंदर जो हमने ये डाल दी बार्स, 8 नहीं 6 बार आती है, ये 6 बार आएंगी, 8 3 24 8 बार आएंगी। दिस इज 8, ये 8 लिखना था गलती से रह गया, ये दिस इज 8 बार्स, ये 8 बार का एरिया ही आ गया। तो हम इसकी चेक करते हैं कि जो ये कॉलम है हमारा, ये हमारे पास ये शॉर्ट कॉलम है लॉन्ग कॉलम। तो ये हमारे पास ये क्योंकि जो बोथ हैंड्स आर हिंज होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो इफेक्टिव लेंथ वही होती है जो कि एक्चुअल लेंथ होती है, तो इसलिए इसकी एक्चुअल लेंथ वही 3000 mm रहेगी। अब हमने इसको लीस्ट लेटरल डायमेंशन से डिवाइड किया, स्लेंडरनेस रेशियोज की कैलकुलेट की, इट कम्स आउट टू बी लेस देन 12। तो इसलिए जो हमारा कॉलम है ये शॉर्ट कॉलम है, और ये जो फॉर्मूला है हमारे शॉर्ट कॉलम के लिए फॉर्मूला, इट मींस हेंस जो हमने किया है डिजाइन, इट इज ओके। अब इसके अंदर टाइल्स का डिजाइन करते हैं तो वही है, टाइल्स के लिए 1.5 1.4 डाई ऑफ द मेन बार हमारा 20 mm है, 4 से भाग दिया 5 आ गया, तो 5 या 6 में से जो भी बड़ा होगा तो इसलिए हमने 6 mm ले लिया। 8 mm भी डाल सकते हैं वैसे, लेकिन एज पर डिजाइन हमारे पास जो टाइल्स का साइज है वो 6 mm है। अब हम स्पेसिंग देखते हैं, लेटरल टाइल्स की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन 300 mm और 16 टाइम्स ऑफ द मेन बार 20 mm 320 mm हो गया, लीस्ट लेटरल डायमेंशन 550।
तो इन तीनों में से जो लीस्ट होगा वो मिनिमम होगा, दैट विल बी टेकन एज द स्पेसिंग ऑफ द लेटर टाइज। तो हम देख सकते हैं 300 mm इज द लीस्ट ऑफ दीज थ्री वैल्यूज, तो इसलिए हम इसके अंदर 6 mm और 8 mm टाइज जो है एट स्पेसिंग ऑफ 300 mm प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये बहुत सिंपल से सवाल है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला जो आपको बताया गया, इस फॉर्मूले का यूज करना है और इसी फार्मूले से हम ये निकाल सकते हैं कि इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, और इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम इसको डिजाइन करते हैं। सिर्फ इसके अंदर कंडीशन ये रखनी, ध्यान में रखनी होती है कि जो मेरी और स्टील को 1% मानकर चलते हैं। जो क्योंकि हमारे पास कंडीशन 0.8% जो होता है मिनिमम, तो हम उसके अंदर 1% से 2% मानकर स्टील को डिजाइन कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल से सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आई होप कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप जब तक ये सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमें इसके और ज़्यादा इसके अंदर हमें मोटिवेट हम नहीं हो पाते हैं भाई इसके लिए आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बनाएं। तो इसलिए मैं आपसे फिर दोबारा गुजारिश करता हूं कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी बहुत बहुत थैंक यू।